हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज क्लास 10th के अंतर्गत इंग्लिश ग्रामर में नरेशन। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज क्लास 9th एंड 10th के लिए इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत नरेशन बताया जाएगा, जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और ये 9वीं 10वीं क्लास के अंतर्गत बताया जाएगा किस तरह से नरेशन के अंतर्गत सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना होता है। तो सबसे पहले हम नरेशन के विषय में जानेंगे कि नरेशन क्या है। नरेशन का मतलब स्टेटमेंट, कथन, किसी वक्तव्य या कथन को कहना, उसको नरेशन बोलते हैं। नरेशन दो प्रकार का होता है। पहला है डायरेक्ट स्पीच, इसको हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष रूप से कहना, और दूसरा है इनडायरेक्ट स्पीच, इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष रूप से कहना। तो जैसा कि इसका आपने बताया कि डायरेक्ट स्पीच प्रत्यक्ष रूप से कहना और इनडायरेक्ट स्पीच अप्रत्यक्ष रूप से कहना। अब इसका हम डेफिनेशन जानेंगे कि डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। किसी वक्ता के द्वारा कही गई बातों को जब उसे डबल इन्वर्टेड कामा में व्यक्त किया जाए तो उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट होते हैं। पहला है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब में वह स्पीकर होता है जो कहता है, एक सब्जेक्ट, एक मेन वर्ब और एक ऑब्जेक्ट जुड़े रहते हैं और यहाँ आगे कामा लगा रहता है। और इसका दूसरा पार्ट होता है रिपोर्टेड स्पीच, जिसमें कि स्पीकर के द्वारा कहीं भी बात को हम रखते हैं, उसके स्टेटमेंट को यहाँ पर व्यक्त किया जाता है रिपोर्टेड स्पीच में। अब जैसा कि यहाँ पर सेंटेंस में लिखा है कि राम से सुनी कामा डबल कामा में हो गया आई हैव फिनिश्ड वर्क फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कामा क्लोज। अब हमें ये देखना है इनडायरेक्ट स्पीच की परिभाषा क्या है। इसके अंतर्गत कोई भी स्पीकर जब अपना स्टेटमेंट देता है या किसी भी वक्ता के द्वारा कही हुई बातों को जब उसे हम अपने शब्दों या वाक्यों में व्यक्त करते हैं तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हमें विशेष बातों का ये ध्यान देना होता है कि चेंज ऑफ प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन का परिवर्तन किस तरह से किया जाए। तो जैसे कि हमने यहाँ लिखा है कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के साथ बदलते हैं तथा सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के साथ बदलते हैं, लेकिन थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। जब ये है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चार्ट मैंने पर्सनल प्रोनाउन का बनाया है। ये चार्ट आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई और मी सब्जेक्ट के रूप में होते हैं। आई का ऑब्जेक्ट मी और मी का ऑब्जेक्ट अस होता है, और इसका पॉजेसिव केस, आई का पॉजेसिव केस माई और माई होता है, और बी का पॉजेसिव केस आवर, आवर्स होता है। सेकंड पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं यू है, यू का ऑब्जेक्ट यू होता है और इसका पॉजेसिव
योर, योर्स होते हैं। थर्ड पर्सन के अंतर्गत ही, सी, इट और दे होते हैं। ही का ऑब्जेक्ट हिम, सी का हर, इट का इट, दे का दे होता है। फिर इसके बाद इनका पजेसिवनेस, ही का पजेसिवनेस हिच, शी का हर और हर्स, इट का इट, इट्स होता है और दे का हियर और हियर्स होते हैं। इस तरह से आप लोगों ने देखा कि चार्ट जो हमने बनाया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के वर्ब को चेंज करते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए प्रोनाउन को उसमें बदलते हैं, चेंज करते हैं। अब जैसा कि हमने बताया कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के साथ बदलते हैं तथा सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के साथ बदलते हैं। लेकिन जो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होता है विशेष रूप से इसमें ही, सी, इट, दे या जितने भी इससे रिलेटेड प्रोनाउन हैं इनमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। अब यहाँ से नियम है, रूल चलता है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय सेज टू को टेल्स में तथा सेज टू को टेल में बदलते हुए बीच में कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। दैट जो दोनों वर्गों को आपस में कंबाइन करता है, जोड़ता है, जोड़ने का काम करता है। अब आप एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं, हमने लिखा है कि he says to me I bought a book। अब इसका हमने इनडायरेक्ट में चेंज किया है, he tells says to को यहाँ पर टेल्स में बदला गया है। he tells me that I यहाँ फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो I को बदलेंगे he के अनुसार, तो ये प्रोनाउन यहाँ पर हो जाएगा। तो I का प्लेस ही ने लिया, इसके बाद टेल्स में कोई परिवर्तन अभी नहीं करना है। इस तरह से बना he tells me that he bought a book। ये चेंज हो गया इनडायरेक्ट स्पीच में। नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिया है द टीचर सेज आई शैल टेल अ स्टोरी। अब आप देख सकते हैं कि ये रिपोर्टिंग वर्ब का जो सेंटेंस है इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आया हुआ है। जब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आया हुआ है तो ऐसे कंडीशन में सेज को हम उसके प्लेस, इसके स्थान पर ही रखते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। तो आप देख सकते हैं द टीचर सेज आई शैल टेल अ स्टोरी। अब यहाँ पर हो गया द टीचर सेज दैट आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, आई को हमने चेंज किया है टीचर के अनुसार, तो टीचर के यहाँ प्रोनाउन हमने ही लिखा है। द टीचर सेज दैट ही विल टेल अ स्टोरी। यानी जब रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तभी हमें सेज टू को या से टू को चेंज करना है। सेज टू के आने पर उसको टेल्स में बदल दीजिए और केवल यदि से टू है तो इसको टेल में बदल दीजिए। ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो इस तरह से ये तो फर्स्ट नियम के अंतर्गत आ गया। और जैसा कि आप जानते हैं कि इसका फार्मूला है सन बटा 123। तात्पर्य यह है एस का मतलब सब्जेक्ट से है, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट है, एन का मतलब नो चेंज। 123 जो हमने इसके नीचे लिखा है यहाँ पर फर्स्ट पर्सन, जैसा कि आप जानते हैं फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन इस श्रेणी में आते हैं, तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को सब्जेक्ट के साथ बदलना होता है तथा
सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन जैसा कि चार्ट में आप देख सकते हैं कि ये वाला लाइन सेकंड पर्सन के अंतर्गत आता है। तो सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के साथ चेंज करते हैं, और ये जो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। नो चेंज इन थर्ड पर्सन। एक छोटा सा फॉर्मूला है जिसके आधार पर हम प्रोनाउन को बदलते हैं, चेंज करते हैं। फिर इसमें एक बार समझ लीजिए, एस का मतलब सब्जेक्ट है, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, एन का मतलब नो चेंज। 123 का तात्पर्य फर्स्ट पर्सन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के साथ बदलते हैं, सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के साथ चेंज करते हैं। लेकिन थर्ड पर्सन जैसे कि ये तीसरा वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये थर्ड पर्सन के अंतर्गत आएगा। तो इनमें से कोई भी प्रोनाउन यदि रिपोर्टेड स्पीच में आता है तो इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाता है। तो ये इतना पहले नियम के अंतर्गत आता है, जो कि बहुत ही साधारण रूप से इसको चेंज किया जाता है। बस हमें इतना ही ध्यान देना है कि बदलते समय प्रोनाउन में कोई दिक्कत या गड़बड़ी ना हो पाए। और इसके बाद पास्ट में चलते हैं। जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस पास्ट टेंस में होता है, यानी पास्ट इंडेफिनिट के अंतर्गत होता है, तब इसमें हम उसका इनडायरेक्ट बनाते समय उसके टेंस में परिवर्तन करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जब तक यह रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में होता है या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होता है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ही यह हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट के अंतर्गत आ जाता है, तो रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन होने लगता है उसके टेंस में। यानी अब एक टेंस को हम दूसरे वाले टेंस में बदलना शुरू करते हैं। अब किस तरह से बदलना होता है? अब जैसे प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस को हम बदलते हैं पास्ट टेंस में, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो उसको बदलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो उसको बदलते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट होता है तो उसको बदलते हैं पास्ट परफेक्ट में। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यदि है तो उसको हम बदलते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो ये कितना हो गया, प्रेजेंट को हम ठीक उसी के सामने वाले टेंस में पास्ट के अंतर्गत बदल देते हैं। लेकिन जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है तो उसको बदलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। और जब पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता है तो उसको बदलते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। इसके अलावा एक तो टेंस परिवर्तन हो गया। फिर इसके बाद जितने भी नजदीक वाले शब्द होते हैं, नजदीक वाले शब्द को हम दूरी वाले शब्दों में प्रकट करते हैं। जैसे कि यदि सेंटेंस में हमारा दिस आया हुआ है तो उसको बदल देते हैं दैट में। दीज है उसको दोज में बदल देते हैं। हियर है तो देयर में, कम है तो गो में, टुडे है तो दैट डे में, यस्टरडे है तो द प्रीवियस डे में, टुमारो है तो द नेक्स्ट डे में। इस तरह से जो है कि एक दूसरे में चेंज किया जाता है, दूसरे में बदल दिया जाता है। लेकिन बहुत से ऐसे सेंटेंस होते हैं जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ में होता है, अर्थात उसमें कहीं हुई बातें बिल्कुल वास्तविक शब्द के अंतर्गत आती हैं। तो जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस वास्तविक शब्द से संबंधित हो तब उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, सिर्फ बीच में कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। और रिपोर्टिंग जो वर्ब होता है उसमें सेल टू को भी बदला जाता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा यहाँ पर
कि यहाँ सेज टू को हम टेंस में बदल रहे हैं, उसी तरह से जब ये सेंटेंस पास्ट में चला जाता है यानी सेज का सेड हो जाए तब यहाँ पर टेंस को हम बदल देते हैं टोल्ड में, यानी सेज टू को टोल्ड में यहाँ पर बदला जाता है। फिर बीच में कंजक्शन का प्रयोग करते हैं और फिर जैसा कि हमने बताया नाउन में परिवर्तन, टेंस में परिवर्तन, ये सब किया जाता है। तो ये तो पहले रूल के अंतर्गत इतनी बातें हमने बताया, लेकिन आपको इनका डिफिनेशन पता होना चाहिए। फिर एक बार मैं बता दे रहा हूँ कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है। डायरेक्ट स्पीच में किसी वक्ता के द्वारा कही हुई बातों को जब उसे डबल इन्वर्ट कामा में बंद किया जाता है दोनों तरफ से, तब उसे डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। और डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट होते हैं। पहला होता है रिपोर्टिंग वर्ब, जिसमें कि एक सब्जेक्ट, एक मेन वर्ब और एक ऑब्जेक्ट आकर के जुड़े रहते हैं। और दूसरा जो पार्ट होता है वह रिपोर्टेड स्पीच होता है, जिसमें कि स्पीकर के द्वारा कही हुई बात को हम रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत ही रखते हैं। अब इस तरह से आप लोगों ने देखा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय किस तरह से परिवर्तन किया गया है, और विशेष जरूरी है इनको लर्न करना, इनको याद करना, क्योंकि बदलते समय हमें प्रोनाउन पर विशेष ध्यान देना होता है और इसको परिवर्तन करना होता है। तो ये चार हमें अच्छी तरह से भली भांति याद होना चाहिए ताकि बदलते समय कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो आप लोगों ने देखा कि ये जो बताया गया है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण नियम है, और ये नरेशन का एकदम प्रारंभिक रूल हमने बताया है। अभी आगे चल करके बहुत से नियम ऐसे हैं जिन्हें हमें बदलना है, चेंज करना है। तो अब नेक्स्ट डे पर आगे हम डायरेक्ट से डायरेक्ट बनाते समय जो रूल्स हैं उसको हम बताएंगे, और उसको आप नोट करते रहें कॉपी में अपने, ताकि वो नियम जो हमारे दिमाग में अच्छी तरह से बना रहे। और तब इसके बाद हमें सारा चीज एकदम क्लियर होता चला जाएगा, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होगी। और इन्हीं चीजों के साथ हम आगे और भी इसमें बहुत कुछ सीखेंगे। अलग अलग पॉइंट पर, अलग अलग बिंदु पर हमें ये सारी चीजें जाननी है। और आशा करता हूं कि अब तक जो हमने नरेशन के संबंधित जो बातें बताई उससे आप भली भांति अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और कुछ एग्जाम्पल अपने ग्रामर की बुक से लेकर के जो शुरू का नियम है उसमें दिया है, आप उसमें से करने का प्रयास भी कर सकते हैं। और करिए, देखिए कि जो हमने ये रूल्स बताया है, ये नियम बताए गए हैं, इस आधार पर कैसे ये चेंज हो रहा है, कैसे बदल रहा है, आप इसे करने का प्रयास करेंगे। और आशा करता हूं कि आप इन सारी चीजों को समझ गए होंगे। इसी के साथ